नमस्कार, रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने फेवरेट शो रियलिटी चेक को लेकर। मैं हूं रामेश्वर मिश्रा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है खास। गलत विज्ञापन और झूठे वादे करने वाले बिल्डर की खैर नहीं। राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी ने रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पर अपनी रिपोर्ट सदन में पेश की। प्रॉपर्टी बाजार में मंदी के बावजूद नोएडा, ग्रेनो और यमुना अथॉरिटी पेश कर रही हैं अपनी प्रॉपर्टी स्कीम। खरीदारों को सस्ती कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदने का मौका। और देश के सबसे बड़े प्रॉपर्टी बाजार का सबसे बुरा हाल। एनसीआर में प्रॉपर्टी की मांग में 50% की गिरावट। राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पर अपनी रिपोर्ट सदन में पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो बिल्डर झूठे वादे कर विज्ञापन करते हैं उनके लिए 1 साल सजा का प्रावधान हो। इसके साथ ही खरीदारों की हितों का भी इसमें ध्यान रखा गया है। घर खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है। एक और जहां रियल्टी से जुड़े डेटा संकेत दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट की मौजूदा स्थिति खरीदारों के पक्ष में है, वहीं रियल एस्टेट बिल पर राज्यसभा की एक कमेटी के सुझावों को आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। इस बिल को संसद के शीतकालीन सत्र में ही अब पारित होने की उम्मीद है। इसमें बेईमान बिल्डरों पर शिकंजा कसने के सुझाव दिए गए हैं। बेईमान डीलरों पर जुर्माने के साथ साथ बार बार गड़बड़ी करने पर उनको 3 साल जेल की सजा देने की भी इसमें सिफारिश की गई है। जानकारों का कहना है कि सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट लागू होने से खरीदारों के अधिकार बढ़ेंगे। वैसे जो डेवलपर्स गलत काम करेंगे उनको नए प्रावधान के तहत जल्द सजा मिल पाएगी। घर के खरीदारों को अधिक अधिकार देने की सिफारिशें भी की गई हैं। नए बिल के प्रावधानों से घर खरीदार खुश हैं, लेकिन इसमें हो रही लेट लतीफी से परेशान भी हैं। सबसे पहले जरूरी है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो करप्शन फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको खत्म करें। और उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल को लाना। अगर वो रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल नहीं आता है तो प्रधानमंत्री जी का जो ये सपना दिखाया है इन्होंने लोगों को, होम फॉर एवरीवन का, वो नहीं पूरा हो सकता है। रियल एस्टेट रेगुलेटर बनने से फ्लैट खरीदने वाले आम ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ग्राहकों को बिल्डर्स की मनमानी नहीं झेलनी होगी और समय पर फ्लैट मिलने का सपना पूरा हो पाएगा। डेवलपर्स भी मानते हैं कि इस बिल के आ जाने से खरीदारों के साथ वैसे डेवलपर्स पर भी लगाम कसना मुमकिन होगा जो लोगों को सिर्फ धोखा देने की नीयत से कारोबार करते हैं। एज ए होल इट्स ए वेलकम डिसीजन। पूरे इंडस्ट्री की तरफ से हम इसको जो है वेलकम करते हैं, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होगा पूरी इंडस्ट्री को। एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, एक ट्रस्ट फैक्टर आएगा और एक जो नाइट बाय फ्लायर्स हैं, जो नॉन सीरियस प्लेयर्स हैं, जो पूरी इंडस्ट्री के नाम खराब होता है, उन पर रोक लगेगी। एजेंट्स का भी इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया है। ऑल्दो अभी कुछ हमारे सजेशंस कुछ इसमें माने गए हैं, कुछ अभी भी नहीं माने गए। इसकी प्रैक्टिकलिटी को लेके ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा उसमें कुछ माइक्रो इश्यूज हैं जो डेफिनेटली हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट किए हुए हैं। और होपफुली गवर्नमेंट जब राज्यसभा में इसमें डिस्कशन आएगा या जब इसके रूल्स फ्रेम होंगे तो उन पॉइंट्स को भी देखा जाएगा। हालांकि बिल्डरों का कहना है कि सरकार को प्रोजेक्ट मंजूरी की ओर भी कुछ अहम कदम उठाने की दरकार है, तभी 2022 तक 6 करोड़ मकान बन पाना मुमकिन होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार कितनी तेजी से इस बिल को पास करा पाती है। अगर बिल पास भी हो गया तो राज्य सरकारें कितनी जल्दी अपने अपने राज्यों में कानून बनाएगी। रियल एस्टेट अथॉरिटी का गठन कितनी तेजी से होगा। क्या कानून बनने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में वाकई सुधार आ पाएगा। प्रॉपर्टी बाजार में मंदी के बावजूद नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी अपनी नई प्रॉपर्टी स्कीम पेश कर रहे हैं। अथॉरिटीज को उम्मीद है कि खरीदार इसमें खासा दिलचस्पी लेंगे। इसके पीछे वजह यह है कि इसमें कोई भी कानूनी पचड़ा नहीं होता और ये प्रॉपर्टी बाजार कीमत से सस्ते होते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इन अथॉरिटीज की नई प्रॉपर्टी स्कीम क्या है। यमुना एक्सप्रेसवे के इलाके में सरकारी दर पर प्लॉट खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। यमुना प्राधिकरण इस इलाके में एक प्लॉट स्कीम ला रही है। योजना के तहत 2 श्रेणी के भूखंड होंगे। यमुना प्राधिकरण लंबे समय बाद भूखंड की योजना लाने जा रहा है। सेक्टर 22D में प्रस्तावित योजना में
120 वर्ग मीटर और 162 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के 900 भूखंड होंगे। भूखंड को 14,200 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित किया जाएगा। इस स्कीम के लिए फॉर्म 3 अगस्त से 2 सितंबर के बीच भरे जा सकते हैं। अथॉरिटी के मुताबिक इस स्कीम की ड्रॉ 2 नवंबर को होना संभावित है। यदि ड्रॉ में आपका नाम आता है तो 14,200 वर्ग मीटर की दर से 120 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए 17.4 लाख रुपए और 162 वर्ग मीटर प्लॉट के लिए 23 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। भूखंड के 75% हिस्से पर निर्माण की अनुमति होगी। इससे पूर्व प्राधिकरण 22D में फ्लैट की योजनाएं निकाल चुका है, लेकिन ज्यादातर योजनाएं सफल नहीं हुई। इसे देखते हुए प्राधिकरण ने भूखंड की योजना तैयार की है। क्षेत्र में मेट्रो के लिए DMRC के साथ समझौता, बस सेवा शुरू होने के चलते गतिविधियां बढ़ी हैं। निवेशक भी प्राधिकरण क्षेत्र में रुचि दिखा रहे हैं। इसे देखते हुए प्राधिकरण को भूखंड योजना के सफल होने की उम्मीद है। NCR एरिया में आप देखिए हर जगह फ्लैट ही बना रहा है। आदमी, हमारा अपना मानना है कि फ्लैट देख के थोड़ा सा अजीज सा हुआ, तो हमने उसको कैच किया कि भाई हम एक लेट्स बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो हमने 50 एकड़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर, ये JP एक्सप्रेसवे पर 50 एकड़ में फॉर्मूला 1 ट्रैक, जो कि नोन प्लेस है, उसके बगल में हमने एक अपनी स्कीम लॉन्च कर दी। इसमें लगभग हमारे 900 प्लॉट हैं। 120 स्क्वायर मीटर के 600 प्लॉट हैं, 162 स्क्वायर मीटर के 300 प्लॉट हैं। यमुना अथॉरिटी की ये स्कीम करीब 6 साल बाद आई है। इस वजह से इस स्कीम को लेकर खरीदारों में काफी उत्साह है। अगर आप इस स्कीम में आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन के जरिए कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की वेबसाइट के जरिए की जा सकती है। इसके लिए यमुना अथॉरिटी के वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन फीस जमा करते वक्त 1,000 रुपए यानी फॉर्म की राशि के साथ रजिस्ट्रेशन रकम को जमा करना होगा। फॉर्म जमा करते समय प्लॉट के कुल कीमत का 10% रजिस्ट्रेशन के तौर पर जमा कराना होगा। यानी 120 वर्ग मीटर प्लॉट के लिए जनरल कैटेगरी को 1,71,000 रुपए और SC/ST वर्ग के लिए 85,500 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं 162 वर्ग मीटर प्लॉट के लिए जनरल कैटेगरी के आवेदन को 2,31,000 रुपए और SC/ST वर्ग के आवेदक को 1,15,000 रुपए जमा करना होगा। इसी तरह ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी इस महीने कई स्कीम लॉन्च करेगी। सबसे पहले अथॉरिटी ने अल्फा, बीटा, गामा डेल्टा, स्वर्ण नगरी सेक्टर कमर्शियल स्कीम लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसमें करीब 25 प्लॉट शामिल होंगे। इसके बाद अथॉरिटी रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम लॉन्च करेगी। इस स्कीम में पुराने सेक्टरों में निरस्त किए जा चुके करीब 450 प्लॉट शामिल होंगे। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक इस बार इंडस्ट्रियल प्लॉट की स्कीम भी लाएगी। एक तो हम 100 एकड़ लैंड दे रहे हैं। भारत सरकार एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यमुना क्षेत्र में स्वीकृत करने जा रहा है, जिसकी प्रिलिमिनरी सारी बातें हो गई हैं। 100 एकड़ तो उससे दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि एक पूरा मोबाइल, इन सब चीज़ों के कंपोनेंट बनने शुरू हो जाएंगे। उससे बहुत सारा इसके बाद एंसिलरी डेवलप होंगी। इसी तरह 2-3 और बड़ी कंपनियां हमसे टच में हैं, जिनको जल्दी हम 50 एकड़ 100 एकड़ के पैचेस लैंड दे देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि इस एरिया में बसावट, जो लोग रहेंगे उनके रहने के लिए, प्लस एंसिलरीज और वो डेवलप हो जाएंगी। जानकारों का कहना है कि सरकारी स्कीम में प्रॉपर्टी की कीमतें कम होती है। एक अनुमान के मुताबिक प्राइवेट बिल्डर और अथॉरिटी की स्कीम की कीमत में 25% का अंतर होता है। आखिर क्यों है NCR के प्रॉपर्टी बाजार का बुरा हाल? इस खबर को देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। NCR के प्रॉपर्टी बाजार में मंदी की हवा गर्म है। बिल्डरों के लाख कोशिशों के बावजूद इनके फ्लैट्स नहीं बिक रहे हैं। रियलिटी कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक की एक ताज़ा सर्वे की माने तो NCR के मार्केट मसलन नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी की मांग में 50% की कमी आई है। यहां पर पिछले छमाही के मुकाबले इस वर्ष कैलेंडर ईयर में पहली छमाही में सिर्फ 14,250 फ्लैट्स ही बिके हैं। देश के बड़े प्रॉपर्टी बाजार की स्थिति बहुत ही खराब है, खासकर दिल्ली NCR की।
रियलिटी कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी के खरीदार नहीं मिलने से पिछले एक साल में मांग में 30 से 35% की कमी आई है। प्रॉपर्टी की बिक्री नहीं होने से देश भर में सबसे अधिक अनसोल्ड इन्वेंट्री एनसीआर में ही है। इसके पीछे कई वजह हैं। रियल एस्टेट मार्केट में न खरीदार हैं और न ही मांग। ऐसे में बिल्डरों के पास नकदी की किल्लत सताने लगी है। साथ ही प्रोजेक्ट लॉन्च होने बंद हो गए और बिल्डरों ने अपने पुराने प्रोजेक्ट्स बनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। मंदी का सबसे बुरा असर एनसीआर के मार्केट में देखने को मिला है। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक चालू साल की पहली 6 माही में दिल्ली एनसीआर में घरों की बिक्री में 50% की गिरावट आई है और ये 14,250 यूनिट रही है। प्रॉपर्टी सलाहकार नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। जनवरी-जून 2015 के दौरान नए घरों की पेशकश भी 68% घटकर 11,360 यूनिट रह गई, जो पिछले साल समान अवधि में 35,500 इकाई थी। दिल्ली एनसीआर में बन चुकी पर बिक नहीं पाई आवासीय इकाइयों की संख्या 1,90,000 है। मौजूदा बिक्री को ध्यान में रखा जाए तो बिल्डरों को इन मकानों को बेचने में 5 साल लगेंगे। ये कई 3-4 साल से हो रहा है। डेवलपर्स एनसीआर में नए लॉन्चेस के ऊपर फोकस कर रहे थे। वो एब्जॉर्प्शन का डेटा नहीं देख रहे थे। वो नए लॉन्चेस कर रहे थे और एब्जॉर्प्शन कम होती जा रही थी। तो आज हालात ये हो गए हैं कि आज एनसीआर में 4 या 5 साल लगेंगे इस इन्वेंट्री को पूरा ख़त्म करने में। लेकिन प्रॉपर्टी बाजार की स्थिति घर खरीदारों के लिए माकूल मानी जा रही है। चौतरफा मंदी और प्रॉपर्टी की कीमत जमीन पर होने से संपत्ति खरीदना आसान है, लेकिन बैंकों के होम लोन रेट प्रॉपर्टी खरीदारी रेट में अड़ंगे डाल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि जब तक बैंकों के होम लोन रेट में कटौती नहीं होगी, प्रॉपर्टी बाजार के सुधार की स्थिति में वक्त लगेगा। अब वक्त तो चला है रियल एस्टेट से जुड़ी हलचल पर नजर डालने का रियलिटी न्यूज में। आईसीआईसीआई बैंक के बेस रेट 9.7% पर होम लोन ले सकते हैं। एक पात्र आवेदक को आईसीआईसीआई बैंक सरल रूरल हाउसिंग लोन के तहत 15 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है। आईसीआईसीआई का रूरल रेट्स उस रेट के करीब बराबर है जिस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महिलाओं को लोन देता है। एसबीआई 9.75% पर रेगुलर होम लोन देती है। जून क्वार्टर में देश के टॉप 8 शहरों में अफोर्डेबल घरों के प्रोजेक्ट लॉन्च में 320% की बढ़ोतरी हुई है। प्रॉपर्टी एडवाइजरी फर्म कुशमैन एंड वैकफील्ड की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रियल एस्टेट मार्केट में सुस्ती से निपटने के लिए बिल्डर्स ने नई स्ट्रैटेजी अपनाई है। प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने जून क्वार्टर में कुल 7,000 अफोर्डेबल यूनिट्स लॉन्च किए, जबकि एक साल पहले के इसी पीरियड में यह आंकड़ा 1,670 था। इनमें से 60% यानी 4,251 यूनिट्स नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में लॉन्च की गई। सरकार की तरफ से सस्ते घरों पर जोर और इस सेगमेंट में डिमांड बढ़ने से देश भर में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित पीरियड में दिल्ली एनसीआर में सभी हाउसिंग कैटेगरी के लॉन्च में 144% की बढ़ोतरी हुई और ये आंकड़ा 6,900 यूनिट्स रहा। हालांकि 2015 की पहली 6 माही में दिल्ली एनसीआर में नए लॉन्च में सालाना 28% की गिरावट हुई और ये आंकड़ा 9,700 यूनिट्स रहा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत कुछ है खास, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। चलिए वक्त तो चला है अब रियल एस्टेट से जुड़ी एक शख्सियत से मुलाकात करने का। इस बार के डायरेक्टर्स कोर्ट में हमारे साथ हैं यमुना अथॉरिटी के सीईओ श्री संतोष यादव जी। सर, यमुना अथॉरिटी का इलाका अपने आप में एक डेवलपिंग इलाका है। किस तरीके से आप इसको डेवलप कर रहे हैं और इसमें क्या क्या गुंजाइश होता है? अगर आप यमुना अथॉरिटी का देखें, मैं मैप पर आपको दिखाऊं तो ये यमुना बनी हुई है।
ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जाता है, उससे ये 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे है। इसमें जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो क्षेत्र है, 6 ज़िले हैं, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा। इन 6 ज़िलों के 1189 गांव हैं। इन 1189 गांव में जो एरिया हमारा नोटिफाइड है, 2,68,000 हेक्टेयर हमारा एरिया नोटिफाइड है। इसका जो अभी आप ये देख रहे हैं, ये फेज़ 1 है। हम लोग इसकी बहुत इसको हमने 2 फेज में पूरे डेवलपमेंट को बांट दिया है, फेज़ 1, फेज़ 2। इस समय जो काम चल रहा है फेज़ 1 पर चल रहा है। अगर आप देखेंगे पूरा हमने इसको जो बनाया है बिल्कुल एक ग्रिड पैटर्न, जैसे आप चंडीगढ़ देखें तो एक ग्रिड पैटर्न पर बना हुआ है, ब्यूटीफुल नेटवर्क ऑफ रोड्स, और इसकी प्लानिंग्स हैं। ये एरिया डेजिग्नेटेड एरिया रेजिडेंशियल जोन के लिए है, बहुत बड़ा एरिया इंडस्ट्रीज़ के लिए है, छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए। एक्सप्रेसवे के अलॉन्ग आप देखिए पूरा हम लोगों ने कमर्शियल जोन लगाया हुआ है, ताकि एक इससे क्या होगा कि क्योंकि एक्सप्रेसवे के अलॉन्ग इस पे एक अच्छी बिल्डिंग लाइन आएगी। इसके साथ साथ एक मिक्स यूज़ का भी एरिया है इसमें। एक्सप्रेसवे के अलॉन्ग अप टू जेवर फर्स्ट फेज में हम लोग मेट्रो के लिए हम लोग DPR बनवाना शुरू कर दिया है। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पर इंडस्ट्रियल के साथ साथ हाउसिंग में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा रहा है, राइट। तो हाउसिंग में किस तरीके का डेवलपमेंट सर यहाँ पर हो रहा है? हाउसिंग में 2 तरह का हो रहा है। एक तो ग्रुप हाउसिंग, जो प्राइवेट डेवलपर्स के माध्यम से, उनके करीब 12 प्राइवेट डेवलपर्स हैं, उनको लैंड अलॉट की गई है बड़े बड़े चंक में, उस पर वो फ्लैट्स बना रहे हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी 2009 में एक स्कीम लाई थी जिसमें 21,000 लोगों को रेजिडेंशियल प्लॉट दिए थे। ये सेक्टर 18 और सेक्टर 20 जो आप देख रहे हैं इसमें, क्योंकि इस समय उस समय प्लॉट के साइजेज 300 स्क्वायर मीटर से 1 एकड़ तक हुआ करता था। इस समय अगर ओवरऑल अगर सिनारियो देखें, मैं NCR के इस एरिया की बात कर रहा हूँ, यूपी एरिया की, तो रियल एस्टेट में थोड़ा सा इस समय लोगों का रुझान कम है। तो हम लोग इस समय अथॉरिटी ने अपना मंथन किया और ये पाया कि अगर हम लोग कोई भी चीज़, चाहे फ्लैट चाहे प्लॉट, अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए निकाल दें तो लोग उसको ले लेंगे। तो अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए कैलकुलेट की गई भाई क्या साइजेस होने चाहिए। तो एक ऐसे मंथन से ये बात आई कि अगर हम 120 स्क्वायर मीटर से 162 स्क्वायर मीटर साइज़ के अगर हम प्लॉट्स निकाल दें तो इससे लोगों को एक तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि 120 स्क्वायर मीटर का प्लॉट हमारा लगभग 16-17 लाख का होगा और वो 22-23 लाख का होगा। तो इससे क्योंकि NCR एरिया में आप देखिए हर जगह फ्लैट ही बना रहा है। आदमी, हमारा अपना मानना है कि फ्लैट देख के थोड़ा सा आजिज़ सा हुआ, तो हमने उसको कैच किया कि भाई हम एक लेट्स बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो हमने 50 एकड़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर, ये JP एक्सप्रेसवे पर 50 एकड़ में फार्मूला 1 ट्रैक, जो कि नोन प्लेस है, उसके बगल में हमने एक अपनी स्कीम लॉन्च कर दी। इसमें लगभग हमारे 900 प्लॉट हैं, 120 स्क्वायर मीटर के 600 प्लॉट हैं, 162 स्क्वायर मीटर के 300 प्लॉट हैं। और इसमें क्योंकि हम अथॉरिटी ये करती है कि ये ज़मीन बेसिकली किसानों से ली गई है, तो इसमें 17% लगभग 160 प्लॉट ये हमने यहाँ के जिन किसानों से ज़मीन ली है उनके लिए आरक्षित कर दी है। जब इतना बम्पर स्कीम और बम्पर रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है तो इतना समय क्यों लग जाता है सर इस टाइप के? क्योंकि लोगों का अथॉरिटी के जो भी स्कीम्स होते हैं, चाहे प्लॉट हो या फ्लैट हो, उस पर ज़्यादा भरोसा रहता है, क्योंकि उसमें कुछ लिटिगेशन नहीं रहता। बाजार वैल्यू से 20 से 30% क्या 40% तक सस्ते होते हैं। तो सर इतना वक्त क्यों लगता है? कुछ चीज़ें अनफॉर्चून आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि कुछ किसान लिटिगेशन में चले गए, तो उस समय बीच अगर पूरे चंक में एक भी किसान लिटिगेशन में चल गया तो चला जाता है, थोड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन अच्छाई इस प्रोजेक्ट के साथ, ये जो 50 एकड़ है पूरा लिटिगेशन, पूरा लिटिगेशन 100% आई कैन से ऑन द कैमरा 100% लिटिगेशन फ्री है इसको। इसीलिए हम 2 नवंबर को हमने अपनी ड्रॉ की तारीख तय की है। तो इसमें किसी को कोई वो नहीं हो, जो आदमी जो 90 दिन के अंदर या जो हमारी शर्तों के तहत पैसा देगा इमीडिएट उसको बचेगा। सर ये तो हाउसिंग की होगी, कुछ इंडस्ट्रियल में भी काफ़ी डेवलपमेंट, राइट। हम लोग ये कर रहे हैं कि अगर आप ये देखें तो ये बड़े सेक्टर 21, 28, 29, ये बड़े 500-600 एकड़ के रेक्टेंगुलर प्लॉट्स हैं। इसमें हमसे पिछले 1 महीने के अंदर एक तो हम 100 एकड़ लैंड दे रहे हैं। भारत सरकार एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यमुना क्षेत्र में
स्वीकृत करने जा रहा है, जिसकी प्रिलिमिनरी सारी बातें हो गई हैं। 100 एकड़ तो उससे दे देंगे, तो उससे क्या होगा कि एक पूरा मोबाइल इन सब चीज़ों के कंपोनेंट बनने शुरू हो जाएंगे। उससे बहुत सारा इसके बाद एंसिलरी डेवलप होंगे। इसी तरह 2-3 और बड़ी कंपनियां हमसे टच में हैं, जिनको जल्दी हम 50 एकड़ 100 एकड़ के पैचेस लैंड दे देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि इस एरिया में बसावट, जो लोग रहेंगे उनके रहने के लिए, प्लस एंसिलरीज और वो डेवलप हो जाएंगी। साथ ही साथ हम लोग 15 अगस्त को एक स्कीम और ला रहे हैं। जैसे ये हमने देखा कि अफोर्डेबल सेगमेंट में छोटे रेजिडेंशियल प्लॉट्स में आदमी को बहुत सहूलियत बना रहा है, ऐसे ही 15 अगस्त को लगभग हम 500 प्लॉट्स की एक स्कीम ला रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स होंगे जिनके साइजेज 300 मीटर, 450 मीटर, 600 मीटर, 1000 मीटर होंगे। क्योंकि ये साइजेज ऐसे हैं जिसमें लोग आदमी आके अपना मतलब उसका पैसा होगा देने के लिए। साथ ही साथ इस सेगमेंट में इंडस्ट्री फटाफट लग जाएगी। तो जो आप ये कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल के साथ साथ हम लोग इंडस्ट्री भी ला रहे हैं, क्योंकि अगर बिना इंडस्ट्री हमें जानते हैं कि जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी रोज़गार नहीं मिलेंगे, रोज़गार नहीं होंगे तो बसावट नहीं होगी। तो दोनों इंटरलिंक्ड है, तो उसको हम सामंजस्य बना रहे हैं। यहाँ पे बड़ी समस्या है ट्रांसपोर्टेशन की सर, तो इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं सर? यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी ने आज से करीब 1 महीने पहले स्काईलाइन बस सर्विस के साथ एक वो एग्रीमेंट टाई अप किया। इससे हमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा के डिफरेंट एरिया से पूरा जो एक्सप्रेस अथॉरिटी का एरिया है अप टू दनकौर, रबूपुरा, सब जगह हमने सेक्टर बनाकर लगभग 37 बस इस समय चल रही हैं। डिफरेंट हर आधे घंटे की फ्रीक्वेंसी पर इस एरिया के लिए बसें मिलती हैं, हर सेक्टर्स के लिए बस मिल रही हैं। इवन इफ सेक्टर नहीं बसें हैं, फिर भी बसें उसमें जा रही हैं। और जैसे ही इसमें बसावट आएगी, यूपीएसआरटीसी से हमारी बात हो गई है, वो लगभग 100 बस सीएनजी बस इस पर और चला देगा। तो हम लोग इसके ट्रांसपोर्ट के लिए, प्लस जैसे ही बसावट आएगी हमने क्योंकि मेट्रो का हम डीपीआर बना रहे हैं, हम लोग कटिबद्ध हैं कि इस एरिया पर जो नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो बन रही है उससे एक ब्रांच निकाल के अप टू जेवर ले जाएंगे। जेवर की बात किया तो वहाँ पर एयरपोर्ट भी आने की बातचीत चल रही है। अगर ऐसा होता है वहाँ पर तो क्या एरिया को और भी अगर ये आ जाता है जेवर, तो अगर एयरपोर्ट बन जाता है तो इस एरिया को मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि इस एरिया में फिर हर तरह से मूवमेंट बढ़ जाएगा, कार्गो मूवमेंट बढ़ जाएगा, पैसेंजर मूवमेंट बढ़ जाएगा और लोग एयरपोर्ट के आसपास बसना शुरू करते हैं। तो फिर ये यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी है पूरे एनसीआर नहीं देश का, एनसीआर नहीं पूरे देश का बेस्ट एरिया होगा। से बात करने में बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं कि रियलिटी चेक का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, लेकिन इस प्रोग्राम को और कैसे उम्दा बनाया जाए इसके लिए आप हमें ज़रूर लिखें। एक बात और, अगर आप बिल्डर के रवैये से परेशान हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो हमें लिखना ना भूलें। हमारा एड्रेस है rcup@etv.co.in। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप, मैसेज या फिर कॉल के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ करना यह है कि आप अपना सवाल, नाम और जगह आप हमें व्हाट्सएप कर दें। तो चलिए दीजिए रियलिटी चेक की टीम को इजाज़त। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।